4 सितंबर 1987 राजस्थान के सीकर जिले की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। सूरज धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। देवराला गांव की संकरी गलियों में असामान्य हलचल थी। दूर दूर से लोग गांव की ओर बढ़ रहे थे। कुछ के चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ के चेहरे गंभीर थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ठीक से पता भी नहीं था कि वे किस घटना के गवाह बनने जा रहे हैं। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में जो होने वाला है वह सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख देगा। एक ऐसी घटना जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत पर सवाल उठाएगी। एक ऐसी घटना जिसके बाद संसद से लेकर सड़क तक बहस छिड़ जाएगी। एक ऐसी घटना जिसके बाद कानून बदल जाएंगे, सरकारें दबाव में आएगी और एक छोटा सा गांव दुनिया के नक्शे पर अचानक चर्चा का विषय बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या उस दिन 18 साल की युवती ने अपनी इच्छा से मौत को चुना था या फिर वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का शिकार बन गई थी जो उसके फैसले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HD क्राइम रिकॉर्ड में, जहां हम लाते हैं देश के सबसे उलझे हुए रहस्य और मर्डर मिस्ट्री की कहानी। सो मेरे साथ क्राइम स्टोरी के इस परिवार में बने रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे विवादित और रहस्यमय मामलों में से एक की कहानी है। यह कहानी है रूप कंवर की, एक ऐसी लड़की जिसका नाम आज भी सुनते ही लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग उसे आस्था का प्रतीक मानते हैं, कुछ लोग उसे एक सामाजिक अपराध की शिकार युवती कहते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि उस दिन क्या हुआ था इसका पूरा सच शायद आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दिन से कुछ महीने पीछे जाना होगा। उस समय रूप कंवर की उम्र सिर्फ 18 साल थी। 18 साल एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर लड़कियां अपने भविष्य के सपने देखती है, जब जीवन अभी शुरू ही हुआ होता है, जब दुनिया को समझना बाकी होता है, जब उम्मीदें, इच्छाएं और नए रिश्तों की चमक मन में ताजा होती। रूप कंवर भी कोई अलग नहीं थी। राजस्थान के एक पारंपरिक राजपूत परिवार से आने वाली रूप की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। परिवार के लोगों के अनुसार वह शांत स्वभाव की लड़की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन अपने भविष्य को लेकर उसके भी वही सपने थे जो किसी युवा लड़की को होता है। साल 1987 की शुरुआत में उसकी शादी एक संपन्न राजपूत परिवार के युवक माल सिंह से हुई। शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से संपन्न हुई। गांव में खुशियां मनाई गई, रिश्तेदार आए, ढोल नगाड़े बजे और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद भी परिस्थितियां ऐसी रही कि रूप और माल सिंह ने एक साथ बहुत ही कम समय बिता पाए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार दोनों ने शादी के बाद कुल मिलाकर कुछ ही दिन एक दूसरे के साथ बिताए। वे एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पाए थे। शायद उन्होंने साथ में भविष्य की योजनाएं भी पूरी तरह नहीं बनाई थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी इंसान को वह मौका ही नहीं देती। और फिर आया सितंबर 1987, एक ऐसा महिला जिसने भारतीय इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। 3 सितंबर की रात कहा जाता है कि माल सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार में चिंता फैल गई, लोग इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते हालात इतने गंभीर हो गए कि कुछ ही समय बाद माल सिंह की मृत्यु हो गई। घर में मातम छा गया। शादी के सिर्फ कुछ ही महीनों बाद रूप कंवर विधवा हो चुकी थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी बाकी था। अगली सुबह गांव में एक ऐसी खबर फैलनी शुरू हुई जिसने लोगों को हैरान कर दिया। पहले यह बात फुसफुसाहट में कही गई, फिर चौपालों तक पहुंची, फिर पूरे गांव में फैल गई और कुछ ही घंटों में हजारों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। खबर यह थी कि रूप कंवर अपने पति की चिता के साथ सती होने वाली है। सती एक ऐसा शब्द जिसे भारत आधिकारिक रूप से 150 साल से भी ज्यादा पहले पीछे छोड़ चुका था।
एक ऐसी प्रथा जिसे इतिहास की किताबों में दफन माना जाता था, लेकिन अब अचानक वही शब्द फिर से लोगों की जुबान पर था। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह रूप का अपना फैसला है, कुछ लोग इसे असंभव बता रहे थे, कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आधुनिक भारत में भी ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी और देवराला गांव में कुछ ऐसा आकार ले रहा था जो कुछ घंटों बाद पूरे देश की सुर्खियां बनने वाला था। उस सुबह आखिर क्या हुआ था? रूप कंवर के मन में क्या चल रहा था? क्या वह वास्तव में अपनी इच्छा से यह कदम उठा रहे थे या फिर कहानी के पीछे कुछ और था? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें उस सुबह के घटनाक्रम को मिनट दर मिनट समझना होगा, और यहीं से शुरू होती है इस मामले की सबसे रहस्यमय और विवादित कड़ी। वो सुबह जिसने इतिहास बदल दिया। 4 सितंबर 1987, देवराला गांव, सुबह के लगभग 7 बजे। रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के लोग सामान्य दिनों की तरह अपने कामों पे नहीं गए थे। खेतों की ओर जाने वाले रास्ते लगभग खाली थे। चौपालों पर असामान्य भीड़ थी। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, क्या सच में रूप कंवर सती होने वाली है? किसी के पास पक्की जानकारी नहीं थी, लेकिन अफवाह इतनी तेजी से फैल रही थी कि आसपास के गांवों से भी लोग देवराला पहुंचने लगे। कुछ लोग जिज्ञासा में आए थे, कुछ लोग इसे धार्मिक घटना मानकर आए थे, और कुछ लोग सिर्फ यह देखने आए थे कि आखिर हो क्या रहा है। समय बीतता गया और भीड़ बढ़ती चली गई। बाद में विभिन्न रिपोर्टों में दावा किया गया कि वहां हजारों लोग मौजूद थे। हालांकि सटीक संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आने लगे, लेकिन इतना तय कि वहां मौजूद भीड़ कोई छोटी भीड़ भाड़ नहीं थी। इस बीच माल सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। स्मशान की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, रूप कंवर कहाँ थी और वह क्या सोच रही थी? आज इतने वर्षों बाद भी इस सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं है जिस पर सभी लोग सहमत हो। कुछ गवाहों ने दावा किया कि रूप ने स्वयं सती होने की इच्छा जताई थी। दूसरी तरफ कई महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप था कि एक 18 साल की लड़की इतनी बड़ी घटना का फैसला इतनी आसानी से नहीं ले सकती थी। विवाद यहीं से शुरू होता है और यही विवाद इस मामले को आज तक रहस्यमय बनाए हुए है। उस सुबह के बारे में जो विवरण सामने आए, उनके अनुसार रूप कंवर को पारंपरिक राजस्थानी दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाल रंग के वस्त्र, 16 श्रृंगार, हाथों में चूड़ियां, माथे पर सजा हुआ श्रृंगार। दूर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही समझता था कि शायद किसी नई नवेली दुल्हन की विदाई हो रही है। लेकिन यह किसी नए जीवन की शुरुआत नहीं थी, यह एक अंतिम यात्रा थी, और यही बात पूरे दृश्य को और भी भयावह बना रही थी। कहा जाता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, भीड़ में उत्साह बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे, कुछ लोग इसे चमत्कारिक घटना की तरह देख रहे थे, कुछ लोग श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो चुप थे, बहुत चुप। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे जिस घटना को देखने आए हैं उसका अर्थ क्या है, क्योंकि भारत बदल चुका था, देश स्वतंत्र हो चुका था, संविधान बन चुका था, महिलाओं को अधिकार मिल चुके थे, सती प्रथा इतिहास की बात मानी जाती थी। फिर भी उस सुबह ऐसा लग रहा था जैसे समय अचानक पीछे लौट गया हो। लगभग हर मिनट के साथ भीड़ बढ़ रही थी। गांव के बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, और इसी दौरान एक और बात होने लगी। लोगों ने घटना को धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार ही नहीं, यह एक धार्मिक आयोजन जैसा बनता जा रहा था। यही से हालात और जटिल हो गए, क्योंकि जब किसी घटना में भीड़, आस्था, भावनाएं और अफवाहें एक साथ मिल जाती है, तब सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। आज भी जांच से जुड़े कई दस्तावेजों और रिपोर्टों को पढ़ने पर यही महसूस होता है कि उस सुबह वहां मौजूद अलग अलग
बातें देखी और अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई। किसी ने कहा रूप शांत थी, किसी ने कहा वह सदमे में थी, किसी ने कहा वह दृढ़ दिखाई दे रही थी, तो किसी ने कहा कि वह दबाव में थी। सच क्या था? शायद यही सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज तक तलाश रहा है। दोपहर करीब आने लगी थी। स्मशान क्षेत्र के आसपास भीड़ अब और घनी हो चुकी थी। लोग पेड़ों पर चढ़कर देखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऊंची जगहों पर खड़े थे, कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि वह किसी ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने वाला है, लेकिन किसी ने शायद यह नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद यही घटना अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में होगी और पूरे देश को शर्मिंदगी, गुस्से और बहस के एक लंबे दौर में धकेल देगी। रूप कंवर को अब उस स्थान की ओर ले जाया जा रहा था जहां माल सिंह की चिता तैयार की जा चुकी थी। सैकड़ों आंखें उसे देख रही थी, हजारों कान हर आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस भीड़ में एक चीज सबसे ज्यादा गायब थी और वह थी एक 18 साल की लड़की की अपनी आवाज। क्या उस भीड़ में किसी ने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है? क्या किसी ने उससे यह जानने की कोशिश की कि वह जीना चाहती है या नहीं, या फिर उस दिन उसकी इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और बन चुका था? जैसे जैसे वह चिता के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे पूरे वातावरण में तनाव बढ़ता जा रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घटना को हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बना दिया। लेकिन उस पल के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ कहते हैं कि यह स्वेच्छा थी, कुछ कहते हैं कि यह दबाव था, कुछ कहते हैं कि सच कभी सामने नहीं आने वाला। आखिर उस चिता के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ था? क्यों इस घटना के तुरंत बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे? और क्यों इस मामले ने अदालतों, सरकारों और जांच एजेंसियों को वर्षों तक उलझाए रखा? यही जानेंगे अगले भाग में, क्योंकि अब हम कहानी के सबसे विवादित, सबसे संवेदनशील और सबसे रहस्यमय हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, 4 सितंबर 1987 देवराला गांव, दोपहर का समय नजदीक आ रहा था। स्मशान के आसपास जमा भीड़ अब पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। दूर दूर से आए लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई उस घटना को अपनी आंखों से देखना चाहता था जिसकी चर्चा पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लेकिन उस भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति को शायद यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे विवादित अध्यायों में दर्ज होने वाले हैं। चिता तैयार थी, माल सिंह का अंतिम संस्कार होने वाला था और उसी चिता के आसपास खड़ी थी एक 18 साल की लड़की जिसका नाम कुछ ही घंटों बाद पूरे देश में गूंजने वाला था। आज इतने वर्ष बाद भी उस क्षण के बारे में अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रूप कंवर ने स्वयं यह निर्णय लिया, कुछ लोगों ने दावा किया कि वह पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी ओर कई सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठनों और जांच से जुड़े लोगों का कहना था कि उस दिन जो हुआ उसके पीछे सामाजिक मामला आज तक बहस का विषय बना हुआ है। उस समय वहां क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसकी बात सुनते हैं। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है, कुछ ही समय बाद चिता जल उठी और उसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। घटना के तुरंत बाद देवराला गांव में माहौल बदलने लगा। जहां कुछ लोग इसे धार्मिक घटना के रूप में देख रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। कई लोगों को लग रहा था कि जो हुआ है वह सामान्य नहीं है, लेकिन उस समय गांव के बाहर किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे खबर गांव से बाहर निकलने लगी। पहले सीकर पहुंची, फिर जयपुर और उसके बाद दिल्ली। कुछ ही घंटों में पत्रकारों के फोन बजने लगे, समाचार एजेंसियां सक्रिय हो गई और देखते ही देखते यह खबर राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में पहुंच गई। क्या भारत में फिर से सती प्रथा लौट आई है? क्या एक युवा महिला को सामाजिक दबाव के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या कानून की मौजूदगी के बावजूद ऐसी घटना संभव है? ऐसे सवाल पूरे देश में पूछे जाने लगे। अगले कुछ दिनों में
देवराला गांव अचानक मीडिया का केंद्र बन गया। पत्रकारों की गाड़ियां गांव में पहुंचने लगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की टीमें घटनास्थल तक पहुंचने लगी। हर कोई सच जानना चाहता था, लेकिन जितने लोग थे उतनी ही कहानियां थी। किसी का दावा कुछ और था, किसी का दावा कुछ और इसी वजह से मामला और उलझता चला गया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि घटना के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा व्यक्त करने पहुंचे थे। कई लोगों ने उस स्थान को धार्मिक महत्व देना शुरू कर दिया। यहीं से विवाद और गहरा हो गया, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक मौत का नहीं रहा। अब सवाल यह था कि क्या एक ऐसी प्रथा का महिमा मंडल किया जा रहा था जिसे भारत ने बहुत पहले अस्वीकार कर दिया था। महिला संगठनों ने इस घटना का तीखा विरोध किया। देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली, जयपुर, मुंबई और कई अन्य शहरों में लोगों ने सरकार से जवाब मांगा। कार्यकर्ता का कहना था कि यदि इस घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो यह महिलाओं के अधिकारों के लिए एक खतरनाक संदेश होगा। दूसरी ओर कुछ स्थानीय समूहों का कहना था कि बाहरी लोग बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यही वह बिंदु था जहां यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। देश के अखबार कई दिनों तक इसी खबर से भरे रहे। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी, राजनेताओं से पूछे जाने लगे और जनता दो हिस्सों में बढ़ती चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित था। रूप कवर की वास्तविक इच्छा क्या थी? क्या किसी ने उसे स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अवसर दिया था? क्या वह उस दिन अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला कर रही थी या फिर परिस्थितियां उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी? जितनी तेजी से यह सवाल उठ रहे थे उतनी ही तेजी से सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। अब यह सिर्फ एक गांव की घटना नहीं थी, यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि का सवाल बन चुका था। विदेशी मीडिया भी इस घटना पर रिपोर्ट प्रकाशित करने लगे। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चिंता व्यक्त की थी और दुनिया भर में भारत को लेकर सवाल उठने लगे। क्या आधुनिक भारत में वास्तव में ऐसी घटना हो सकती है? क्या समाज का एक हिस्सा अब भी सदियों पुरानी मानसिकता में जी रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कानून पर्याप्त है? सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती थी। एक ओर जनता जवाब चाहती थी, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। जांच शुरू हुई, बयान लिए गए, गवाहों से पूछताछ की गई, लेकिन जितनी जांच आगे बढ़ती गई मामला उतना ही जटिल होता गया, क्योंकि हर गवाही नई कहानी सुना रही थी, हर बयान एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। और इसी बीच राजनीति भी इस मामले में प्रवेश कर चुकी थी। राजस्थान सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, विपक्ष सरकार को घेर रहा था, महिला संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे थे और मीडिया लगातार सवाल पूछ रही थी। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि जांच एजेंसियों को जल्द ही ऐसे नाम मिलने वाले थे जिन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। लोगों की गिरफ्तारी शुरू होने वाली थी, अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी और रूप कवर का मामला भारत की न्याय व्यवस्था के सामने एक ऐसी चुनौती बनने वाला था जिसका असर आने वाले वर्षों तक महसूस किया गया। लेकिन आखिर जांच में क्या सामने आया? किन लोगों पर आरोप लगाए गए और क्यों यह मामला अदालतों में वर्षों तक चलता रहा? यही जानेंगे अगले भाग में, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भावनाएं खत्म होती है और शुरू होती है कानूनी लड़ाई, राजनीतिक दबाव और सच की तलाश। रूप कवर की मृत्यु के बाद देश भर में जो गुस्सा और बहस शुरू हुई थी वह अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक ही सवाल पूछा जा रहा था, अगर भारत में सती प्रथा दशकों पहले खत्म हो चुकी थी तो फिर 4 सितंबर 1987 को देवराला गांव में आखिर हुआ क्या था? क्या यह एक स्वैच्छिक घटना थी या फिर एक संगठित सामाजिक दबाव का परिणाम था? सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। महिला संगठनों ने प्रदर्शन तेज कर दिए, मानवाधिकार कार्यकर्ता खुलकर सामने आ चुके थे, राष्ट्रीय मीडिया लगातार रिपोर्ट प्रसारित कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस मामले को प्रमुखता से उठा रही थी। राजस्थान पुलिस को अब इस मामले की गहराई से जांच करने के आदेश दिए गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे नए सवाल सामने आने लगे। सबसे पहले जांच अधिकारियों ने उस दिन घटना स्थल पर
मौजूद लोगों की पहचान करनी शुरू की। गवाहों के बयान के लिए परिवार के लोगों से पूछताछ की गई। गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों से सवाल पूछे गए, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। लगभग हर व्यक्ति की कहानी अलग अलग थी। कुछ लोगों का दावा था कि रूप कंवर ने स्वयं सती होने की इच्छा व्यक्त की थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे शांत और दृढ़ देखा था, लेकिन दूसरी ओर कुछ गवाहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना था कि इतनी कम उम्र की लड़की के फैसले को बिना किसी दबाव के लिया गया निर्णय मान लेना बहुत कठिन है। यही से मामला और जटिल हो गया, क्योंकि अदालत में सिर्फ भावनाएं नहीं चलती, अदालत को सबूत चाहिए। और इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती यही थी। घटना के कुछ समय बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों पर सती कराने, उसमें सहयोग देने और बाद में उसके महिमा मंडल के आरोप लगाए गए। कई गिरफ्तारियां भी हुई। पूरे राजस्थान में यह खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन यहीं से एक और विवाद शुरू हो गया, क्योंकि गांव के कुछ लोगों का मानना था कि प्रशासन बाहरी दबाव में कार्रवाई कर रहा है, जबकि दूसरी ओर सामाजिक संगठनों का कहना था कि कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। एक ही घटना, दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण, और इसी वजह से यह मामला अदालतों तक पहुंच गया। उधर राजनीति में भी भूचाल आ चुका था। राजस्थान की तत्कालीन सरकार पर सवाल उठने लगे। विपक्ष लगातार हमला कर रहा था। पूछा जा रहा था कि यदि इतनी बड़ी घटना होने वाली थी तो प्रशासन को पहले से जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। अगर हजारों लोग वहां मौजूद थे तो प्रशासन ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या स्थानीय प्रशासन विफल रहा? क्या सूचना समय पर नहीं पहुंची, या फिर कहीं न कहीं लापरवाही हुई? इन सवालों ने सरकार को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया। मामला इतना बड़ा हो चुका था कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी की सरकार पर भारी दबाव बढ़ने लगा। मीडिया में लगातार आलोचना हो रही थी। धीरे धीरे यह दबाव राजनीतिक संकट में बदल गया। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। देश भर में सती प्रथा और उसके महिमा मंडल को लेकर नए कानून की मांग उठने लगी। लोगों का कहना था कि केवल सती को रोकना पर्याप्त नहीं है, उसका महिमा मंडल भी अपराध माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी घटना को धार्मिक या सामाजिक गौरव का रूप दे दिया जाए तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लिया, और यही वो समय था जब भारत में एक नया कानून अस्तित्व में आया, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, यानी सती निवारण अधिनियम। यह कानून पहले के कानूनों से कहीं और कठोर था। इसमें केवल सती कराना ही नहीं, बल्कि सती का प्रचार करना, उसका समर्थन करना या उसका महिमा मंडल करना भी अपराध घोषित किया गया। इस कानून ने पूरे देश में एक स्पष्ट संदेश दिया कि आधुनिक भारत में ऐसी किसी भी प्रथा के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन कानून बनने से एक सवाल खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नया सवाल पैदा हो गया। अगर रूप कंवर का मामला इतना स्पष्ट था तो फिर अदालत में दोष साबित करना इतना कठिन क्यों हो गया? जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, जांच एजेंसियों को महसूस हुआ कि इतने बड़े मामले में प्रत्यक्ष और निर्विवाद सबूत जुटाना आसान नहीं था। घटना के समय मौजूद हजारों लोगों में से हर किसी की याद अलग थी, हर किसी का बयान अलग था। कुछ लोग अपने पुराने बयान बदल रहे थे, कुछ गवाह अदालत में अलग बातें कर रहे थे, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि मीडिया ने घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। मामला वर्षों तक अदालतों में चलता रहा, लेकिन जितना समय बीतता गया सच उतना ही धुंधला होता गया, क्योंकि समय के साथ गवाह बदलते, यादें बदलती, और कभी कभी सच तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी भी बाकी है। आज लगभग 4 दशक बाद भी देवराला गांव का नाम सुनते ही लोग दो हिस्सों में बंट जाते। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि रूप कंवर ने अपनी इच्छा से यह कदम उठाया था, जबकि दूसरे लोग इसे एक युवा महिला की दुखद मृत्यु मानते हैं। और शायद यही कारण है कि यह मामला आज भी इतिहासकारों, पत्रकारों और सामाजिक शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या अदालत का फैसला इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर पाया?
क्या न्यायिक प्रक्रिया ने सभी सवालों का जवाब दे दिया? और आज देवराला गांव में उस घटना की क्या याद बाकी है, यही जानेंगे अगले भाग में, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं कहानी के अंतिम और सबसे विचारो उत्तेजक अध्याय में। रूप कंवर की मृत्यु के बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई कई वर्षों तक चली। देश भर की निगाहें अदालतों पर टिकी थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर सच क्या है। क्या यह एक स्वेच्छा से लिया गया फैसला था या फिर एक ऐसी घटना जिसके पीछे सामाजिक दबाव, परंपरा और भीड़ की मानसिकता काम कर रही थी। जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाए, गवाहों के बयान लिए गए, दस्तावेज अदालत में पेश किए गए, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, समय बीतने के साथ सच तक पहुंचना और कठिन होता गया। गवाहों के बयान बदलते रहे। कुछ लोगों ने अपने पुराने दावे दोहराए, कुछ लोगों ने अलग बातें बताई और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अदालत में वही नहीं कहा जो उन्होंने पहले जांच एजेंसियों को बताया था। इसी कारण यह मामला वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया में उलझा रहा। अंततः अदालत में कई आरोपों को साबित करना कठिन साबित हुआ। कानूनी प्रणाली सबूतों पर चलती है, भावनाओं पर नहीं, और जब प्रत्यक्ष, निर्विवाद और मजबूत सबूत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते तो अदालत के लिए किसी निष्कर्ष तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन भले ही अदालतों में कानूनी लड़ाई अपने रास्ते पर चली, समाज में बहस कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब रूप कंवर का नाम लिया जाता है तो लोगों की राय बट जाती है। कुछ लोग इसे आस्था का विषय मानते हैं, कुछ लोग इसे महिलाओं के अधिकारों पर एक गहरी चोट के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद उस दिन का पूरा सच हमेशा के लिए इतिहास की धूल में दब चुका है। लेकिन एक बात निश्चित है, 4 सितंबर 1987 के बाद भारत बदल गया। सरकार ने सती निवारण अधिनियम को और सख्ती से लागू किया। सती के महिमा मंडल को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया और यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि आधुनिक भारत में किसी भी महिला का जीवन उसकी अपनी इच्छा, स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। आज भी सोशल मीडिया और सामान्य चर्चाओं में बहुत से लोग सती प्रथा को सीधे सीधे हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं, लेकिन इतिहास और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले कई विद्वानों का कहना है कि यह विषय इतना सरल नहीं है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में विधवा पुनर्विवाह के उल्लेख भी मिलते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि समय के साथ समाज के कुछ हिस्सों में ऐसी प्रथाएं विकसित हुई जिन्हें बाद में धर्म का रूप दे दिया गया। यानी हर सामाजिक प्रथा को धर्म की मूल शिक्षा मान लेना सही नहीं होगा, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। जब समाज किसी गलत परंपरा को धर्म का नाम देता है तब सबसे ज्यादा नुकसान सच का होता है, और कभी कभी इंसानों का भी। जब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सिर्फ 18 साल की उम्र, जीवन अभी शुरू ही हुआ था, सपने अधूरे थे, भविष्य सामने पड़ा था, लेकिन कुछ ही महीनों में वह लड़की इतिहास का हिस्सा बन गई। आज लगभग 4 दशक बाद भी लोग उसके बारे में बहस करते हैं, किताबें लिखी जाती है, डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, लेकिन शायद एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। उस सुबह रूप कंवर के मन में क्या चल रहा था जब हजारों लोग उसे देख रहे थे, जब पूरा गांव उस घटना का गवाह बन रहा था, जब इतिहास उसके सामने खड़ा था, तब उसके दिल में कौन सा डर था, कौन सा सवाल था और कौन सी उम्मीद थी? शायद यह हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती, परंपरा हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, और समाज की स्वीकृति हमेशा सत्य का प्रमाण नहीं होती। कई बार सबसे कठिन काम होता है सवाल पूछना, और शायद इसी वजह से इतिहास हमें बार बार ऐसी घटनाओं की याद दिलाता है, ताकि हम उनसे सीख सके, ताकि हम उन गलतियों को दोबारा न दोहराए, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक ऐसी समाज में जी सके जहां किसी व्यक्ति का जीवन उसकी अपनी इच्छा से ज्यादा किसी परंपरा के भरोसे ना छोड़ा जाए। दोस्तों, रूप कंवर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है। यह समाज, परंपरा, कानून और इंसानी सोच के टकराव की कहानी है, और यही वजह है
कि 1987 की वह घटना आज भी भारत के इतिहास के सबसे विवादित अध्यायों में गिनी जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी राय में क्या यह एक व्यक्तिगत निर्णय था या फिर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का परिणाम जिसमें एक युवा लड़की की आवाज कहीं खो गई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस विषय पर आपकी सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी इतिहास की किताबों में दर्ज बातें। अगर आपको एचडी क्राइम रिकॉर्ड पर ऐसी गहरी, शोध आधारित और रहस्यमय सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो इतिहास के उन अध्यायों को समझना चाहते हैं, जिनके बारे में आज भी सवाल ज्यादा है और जवाब कम। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और सच्ची, रहस्यमय और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, सच्चाई खोजते रहिए और देखते रहिए एचडी क्राइम रिकॉर्ड। जय हिंद।